Welcome everybody to this new lecture of our paper Electronic Communication System, that is named as Electronics P in your syllabus. So we were discussing about the communication system, and in the part of communication system we were discuss about the problem or need, or you can say need of modulation in the communication system. Why we need modulation, or why modulation is required in the communication system, that we were discussing in our last or previous lecture. So our discussion about that topic will continue into this particular lecture. So हम बात कर रहे थे कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन या मैसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना चाहते हैं, उस मैसेज या इंफॉर्मेशन को, उस सिग्नल को आप जिस फॉर्म में भी वो सिग्नल है, उस फॉर्म में आप उसे एक जगह से दूसरी जगह कन्वे नहीं कर सकते। आपको उसे मॉड्यूलेट करना पड़ेगा। और मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है वो उसके बारे में भी बात की गई है कि हमारे पास एक ओरिजिनल फॉर्म होता है सिग्नल का, जिसको किसी करियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज्ड किया जाता है, और फिर उस वेव को ही हम मॉड्यूलेटेड वेव कहते हैं। और वो मॉड्यूलेटेड वेव एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस था जिसके बारे में हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि इस तरह के प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कह रहे थे। तो इस तरह के प्रोसेस में जब किसी भी वेव को एक जगह से दूसरी जगह आपको ले जाना हो, ये वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था जिसको, या फिर वो इंफॉर्मेशन है जिसको माइक्रोफोन ने इस साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये वो इंफॉर्मेशन है जिसे आप कन्वे करना चाहते हैं, और कन्वे करने का जो तरीका है वो ये है कि ये वो करियर वेव है जिसके ऊपर इस इंफॉर्मेशन को सुपर इम्पोज करके आप एक जगह से दूसरी जगह फ्रॉम टू द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप इसे कन्वे कर सकते हैं। लेकिन इस सिग्नल के साथ या इस इंफॉर्मेशन या इस मैसेज के साथ ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है कि ये अपने आप, इसकी इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल कर सके। तो इसको सुपर इम्पोज किया जाता है इस वेव के ऊपर, एक वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव जिसको हम करियर वेव कहते हैं। और जिस इंफॉर्मेशन को हम कन्वे करना चाहते हैं उसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन इस करियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होती है तो कुछ इस तरह का जो फिगर है या इंफॉर्मेशन है, सुपर इम्पोज्ड वेव या मॉड्यूलेटेड वेव आप इसे कह सकते हैं। इस तरह की मॉड्यूलेटेड वेव हमें मिलती है, और ये मॉड्यूलेटेड वेव, इसके पास इंफॉर्मेशन भी है और करियर वेव भी है। तो ये डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल कर जाती है और बीच में कहीं भी डाई आउट नहीं होती। बाद में जहां ये रिसीवर टावर पे जाती है, रिसीवर टावर इसे वापस डीमॉड्यूलेटर के पास भेज देता है, और डीमॉड्यूलेटर इस करियर वेव को इससे एक्सट्रैक्ट कर देता है, अलग कर देता है, और इंफॉर्मेशन को अलग कर देता है। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये वापस स्पीकर के पास जाता है, और स्पीकर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से उस साउंड इंफॉर्मेशन, उस ऑडियो सिग्नल, ऑडियो मैसेज या वीडियो मैसेज, जो भी जिस तरह का, जिस टाइप में भी वो मैसेज कन्वे किया गया है, उसी फॉर्म में वापस वो हमें मिल जाता है। तो दैट इज होल इज अबाउट कम्युनिकेशन सिस्टम, कि कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है मॉड्यूलेशन, और मॉड्यूलेशन के नीड के ऊपर भी हमने कल बात की थी कि मॉड्यूलेशन की नीड हमारे पास बहुत सारे रीजन हैं। इनमें से कुछ रीजन्स जो हमने डिस्कस किए थे, वो एक तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है, अगर हम डीमॉड्यूलेटेड वेव को या फिर हम ओरिजिनल सिग्नल को अपने आप कन्वे करना चाहे, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है साइज ऑफ एंटीना पे। साइज ऑफ
एंटीना, यानी एंटीना का साइज इतना बड़ा हो जाता है कुछ ही फ्रीक्वेंसी के लिए, कुछ किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए ही, कि इतने बड़े साइज का जो एंटीना है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हमने कल एक एग्जांपल भी देखा था कि 20 किलोहर्ट्ज के सिग्नल को अगर विदाउट मॉड्यूलेशन आपको कन्वे करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर लंबा एक एंटीना चाहिए, इतना बड़ा एक एंटीना चाहिए इस इंफॉर्मेशन को इटसेल्फ विदाउट मॉड्यूलेशन कन्वे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपको 5 किलोमीटर। एक मोटा आइडिया ये है इसके बारे में कि जितनी भी ये फ्रीक्वेंसी की वेव को आप एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना चाहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की जो वेवलेंथ है, इस वेव की जो वेवलेंथ है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज है, उसके 1/4 साइज का 1/4 साइज के आपको साइज ऑफ एंटीना चाहिए। एक बहुत मोटा आंकड़ा है, 1/4 साइज का आपको एंटीना चाहिए, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी की वेव है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वेवलेंथ है उसके 1/4 साइज का साइज ऑफ एंटीना चाहिए। और ये एक इसमें से एग्जांपल है कि अगर आपको 20 किलोहर्ट्ज की वेव को विदाउट मॉड्यूलेशन एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना है तो आपको 5 किलोमीटर लेंथ का एंटीना चाहिए, और 5 किलोमीटर लंबा एंटीना प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल नहीं है। कहाँ उसे रखेंगे, कहाँ उसे एडजस्ट करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 5 किलोमीटर लंबे एंटीना को रख रखाव रखना, उसे कहाँ प्लेस करेंगे। तो ये एक पहला कारण था कि हमें क्यों मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है। फिर हमें इतने बड़े लेंथ के, इतने बड़े साइज के एंटीना की जरूरत नहीं होती जब हम किसी वेव को मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरा जो इसमें रीजन था वो मिक्सअप ऑफ साउंड सिग्नल्स, ये था। क्योंकि आपको पता है कि पूरे के पूरे जो साउंड सिग्नल है उनकी जो फ्रीक्वेंसी वेरी करती है वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में करती है। ये एक साइज है जिसमें पूरी की पूरी जो हमारे पास रेंज है, साउंड सिग्नल्स की रेंज है, तो जब पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे सिग्नल इसी रेंज में आएंगे, क्योंकि हमारे जो ईयर है वो इसी रेंज के प्रति सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं हमारे कान। तो जब सारे के सारे सिग्नल इसी रेंज के आएंगे तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, एक साथ कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगर आप 20 हर्ट्ज के सिग्नल की कोई मैसेज आपको 20 हर्ट्ज पे आया है, तो जब 20 हर्ट्ज का मैसेज 21 वाले उसी रेंज में 21 हर्ट्ज का मैसेज है, फिर 22 हर्ट्ज का मैसेज है, 23 हर्ट्ज का मैसेज, तो आप ये सब मैसेज एक साथ कैसे सुन पाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। इसके लिए एक सॉल्यूशन जो निकाला गया था वो ट्यूनिंग सर्किट का था कि आप रिसीवर के सामने ट्यूनिंग सर्किट लगा दें, चलिए ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। लेकिन जो अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हैं अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ? अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ एक कैरेक्टरिस्टिक्स जुड़ी हुई हैं कि अनमॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और इसका फेज भी कांस्टेंट रहता है, फेज भी इसका कांस्टेंट रहता है। तो अनमॉड्यूलेटेड वेव की जब एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है और फेज भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर किसी सिग्नल की बात आप करें, सिग्नल मैं कह रहा हूं, जैसे हमने कल भी एग्जांपल लिया था कि स्पीच है। अब स्पीच अगर कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा, बार बार उस व्यक्ति के बोलने की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, हो सकता है फेज भी चेंज हो जाए। तो ये नहीं हो सकता कि अगर अनमॉड्यूलेटेड या ओरिजिनल सिग्नल, आप इस अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप ओरिजिनल सिग्नल भी कह सकते हैं, इसको आप
ओरिजिनल सिग्नल भी कह सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि स्पीच अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड उतना ही, यानी उसका वॉल्यूम उतना ही रहे, हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम से वो भाषण दे। ये जरूरी नहीं कि उसकी पिच, फ्रीक्वेंसी चूंकि पिच से रिलेट करती है, तो पिच उस व्यक्ति की उतनी, कभी वो ऊंचा बोले कभी वो नहीं, एक ही पिच में बोले, तो ये भी संभव नहीं है। तो ये जो इंटेलिजेंस को कन्वे करने की बात है, अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ पॉसिबल नहीं है। अनमॉड्यूलेटेड वेव के साथ ये बात पॉसिबल नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को अनमॉड्यूलेटेड वेव या इंटेलिजेंस को अनमॉड्यूलेटेड वेव के थ्रू कन्वे कर सकें। इसलिए जरूरी है कि या तो आप एम्पलीट्यूड में चेंज करें अगर आपको इंटेलिजेंस को कन्वे करना है, ओरिजिनल मैसेज को कन्वे करना है, या तो आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करें, या तो फिर आप फेज में चेंज करें। एक दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जब आपको पता है कि एम्पलीट्यूड चेंज होना है और फ्रीक्वेंसी चेंज होना है या तो फिर फेज चेंज होना है, तो ये जरूरी नहीं कि इन तीनों फैक्टर का जो चेंज है वो इन कांस्टेंट फैक्टर से आप रिप्रेजेंट कर सके। इट इज इम्पॉसिबल। तो इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है। यही कारण है कि मॉड्यूलेशन जरूरी है। ये इन सारे जो डीमेरिट्स हैं या जो शॉर्ट कमिंग्स हैं इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सारे शॉर्ट कमिंग्स को दूर करता है मॉड्यूलेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन। या तो आप जो आपके पास ओरिजिनल सिग्नल उसका एम्पलीट्यूड चेंज कर दें, या फ्रीक्वेंसी में चेंज करें, या फेज में चेंज करें। अकॉर्डिंग टू दैट वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो जाता है। फिर फ्रीक्वेंसी में चेंज है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो जाता है। फेज में चेंज हो रहा है तो फेज मॉड्यूलेशन हो जाता है। तो दीज आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। और व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कि ये हमारे स्टडी में आया क्यों, इस प्रोसेस की हमें जरूरत क्यों थी। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, अब आज लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताया होगा कि जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिसे एक्चुअल में हम कन्वे करना चाहते हैं। कैरियर वेव वो साधन है जिसके कारण जिसको यूज करते हुए हम उस सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। और मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू ये काम होता है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में और शुरू करते हैं कि यहां तक हमने कल कंप्लीट कर दिया। दैट्स व्हाई वी नीड मॉड्यूलेशन। यही कारण है कि क्यों हमें मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। ओके, सो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल, क्योंकि वो एक साउंड सिग्नल था जो माइक्रोफोन ने कहाँ कन्वर्ट कर दिया है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और साइन वेव की फॉर्म में आपने उसको लिखा है, साइन वेव की फॉर्म में आपने उसे रिप्रेजेंट किया है। यहाँ देखिए, इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में जो वास्तव में एक वॉइस मैसेज या कोई वीडियो मैसेज हो सकता है, माइक्रोफोन ने इस वॉइस मैसेज को कहाँ कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। और किस तरह के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, साइन वेव में कन्वर्ट किया है। तो उसी से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज इज द सिग्नल while the voltage undergoing the alteration is a high frequency wave and is called the carrier wave। ये पता है आपको, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वो सिग्नल है जिसको आपको कन्वे करना है, और कैरियर वेव वो वेव है जिसके थ्रू ये संदेश, ये इंफॉर्मेशन, ये इंटेलिजेंस, ये सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ओके, सो लेट द कैरियर वोल्टेज बी एक्सप्रेस्ड एज, कैरियर वोल्टेज या करंट को हम साइन वेव की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी तरह से रिप्रेजेंट तो हम करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट नहीं करते हम। एसी सिग्नल साइन वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते हैं। ये चाहे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करें चाहे करंट को रिप्रेजेंट करें, इधर वोल्टेज या इधर एम्पलीट्यूड कह सकते हैं आप इसे, और ये फिर टाइम के साथ ट्रेवल करता है। ओके, ये इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये इसकी नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो जो सिंपल फॉर्मूला होता था हमारे पास V = V0 sin ωt, ये वाला, इसी तरह से तो रिप्रेजेंट करते थे हम एसी वोल्टेज को या साइन वेव में जो वोल्टेज है। तो यही मेथड यहाँ भी है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, क्योंकि हम ये एक नई कहानी पढ़ रहे हैं अबाउट मॉड्यूलेशन।
सो लेट द करियर वोल्टेज बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये वही है EC फॉर करियर, E फॉर जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहाँ E से डिनोट किया है, EC वही एम्पलीट्यूड है जो हमने यहाँ V नोट से डिनोट किया है, साइन इज सेम, साइन हो या कॉस हो उससे कोई इफेक्ट नहीं आता, कॉस ओमेगा CT प्लस थीटा, वेर EC क्या है, पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द करियर वोल्टेज, ओमेगा C क्या है, angular frequency of the carrier wave, and theta is the phase angle. Okay, there are 3 cases which may arise. अब इस कंडीशन में 3 केस हैं, वो क्या हो सकते हैं देखिए. When the amplitude EC, ये वाला एम्पलीट्यूड is varied in accordance with the modulating wave, अगर EC चेंज होता है, EC वेरी करता है किसके अकॉर्डेंस में, मॉड्यूलेटिंग वेव के अकॉर्डेंस में, जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग वेव चेंज होगी वैसे वैसे क्या हो जाए, EC चेंज हो जाए, यानी करियर वेव का क्या चेंज हो जाए, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए. दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड ओमेगा C एंड थीटा रिमेन्स कांस्टेंट. इस प्रोसेस में अगर करियर वेव का EC चेंज हो जाए, EC क्या है, पीक एम्पलीट्यूड है, यानी करियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. इस प्रोसेस में ओमेगा C, that is the frequency, angular frequency of the carrier wave, and theta, that is the phase angle of the carrier wave, remains constant. Okay, second case क्या हो सकता है यहाँ, when omega C is varied, यानी जो angular frequency है, ये वाला जो angular frequency है carrier wave की, वो चेंज हो जाए. When angular frequency, when omega C is varied in accordance with the modulating voltage, यानी omega C ही vary कर जाए in accordance to the modulating voltage, the process is known as frequency modulation. तो frequency change हुई तो frequency modulation, amplitude change हुआ तो amplitude modulation. When in this process EC and theta remains constant, EC और theta क्या रहते हैं, constant रहते हैं. तो थर्ड पार्ट इसका ये हो सकता है कि व्हेन थीटा चेंजेस, ये बदल जाए, फेज एंगल बदल जाए इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, एंड EC एंड ओमेगा C, यानी जो पीक एम्पलीट्यूड है और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है करियर वेव की, रिमेन्स कांस्टेंट, देन प्रोसेस इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन. द प्रोसेस इज नोन एज फेज मॉड्यूलेशन. तो इस प्रोसेस को हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं. तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के यहाँ पॉसिबिलिटीज हैं, या तो EC चेंज हो जाए, या तो ओमेगा C चेंज हो जाए, या तो फिर थीटा चेंज हो जाए, एंड अकॉर्डिंग किसके चेंज हो जाए, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज की. जैसा मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है उसके अकॉर्डेंस में ये तीनों चेंज अगर चेंज होती हैं, तो अगर EC चेंज होता है तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलेंगे, ओमेगा C चेंज होता है तो हम इसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलेंगे, और थीटा चेंज होता है तो इसको हम फिर फेज मॉड्यूलेशन कहेंगे. तो दैट इज द 3 mode of modulation. Okay, now this, पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. क्या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, किस तरह से वर्क करता है, इस सब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही सबसे पहला प्रोसेस है जब किसी भी करियर वेव की का एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज. मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के अकॉर्डेंस में वो चेंज हो जाए तो उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट amplitude modulation. In amplitude modulation, the magnitude of the carrier wave is varied in accordance to the amplitude and frequency of the modulating voltage. Let signal voltage be expressed as EM equals to EM cos omega m t. ये modulating voltage को, जो माइक्रोफोन ने जिस सिग्नल को, साउंड सिग्नल या वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है. इस इक्वेशन के द्वारा उस सिग्नल को बताया गया है. दैट इज द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज
इज इक्वल्स टू EM, EM इज द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, EM ये वो सिग्नल है जो इक्वेशन नंबर 1 के द्वारा दिया है, जिसको आपको कन्वे करना है। ये वो इंफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिखी हुई, इस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में लिखी हुई यही वो इंफॉर्मेशन है जिसको आपको एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना है। पूरा का पूरा प्रोसेस इस इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए हो रहा है। पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम इस इंफॉर्मेशन, इस इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में छुपी हुई जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए हो रहा है। और ये वो कैरियर वेव है, अनमॉड्यूलेटेड है फिलहाल, जिसके थ्रू इस इंफॉर्मेशन को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं। और इस इक्वेशन को हमने कहा है इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको हमने EC से रिप्रेजेंट किया गया है, जो हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका ये पीक वोल्टेज है। इस इक्वेशन से आप पहले भी फैमिलियर हैं, चूंकि आप इसके पीछे डिस्कशन इसका पढ़ चुके हैं। तो अब कहानी ये है कि आपको इस इंफॉर्मेशन को इस कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। वहां उसका डीमॉड्यूलेशन होगा। ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो है इस इक्वेशन में जो छिपी है, इस इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में जो छिपी है, उस इंफॉर्मेशन को वापस हम वहां डीमॉड्यूलेशन के प्रोसेस के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। ओके, द कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा C इज मच ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल वेव और वेव ओमेगा। ये जो ओमेगा C है, इस वेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव है। ये आपको यहां दिखाया भी गया था। इसकी फ्रीक्वेंसी को देखिए, ये एक साइकिल पूरा यहां करती है, और इतने में ये वेव कितनी साइकिल पूरा कर रही है? 1 2 3 4 5, ये 5 साइकिल पूरा कर रही है। तो ये केवल एक एग्जांपल है। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF वेव है। तो ये ओरिजिनल सिग्नल है। इस ओरिजिनल सिग्नल को आपको इस कैरियर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करना है, और सुपर इम्पोजिशन के द्वारा इस मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करना है। ओके, सो लेट्स डू दिस। सो द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड वेव इज, यानी इन दोनों का जो सुपर इम्पोजिशन होगा, तो जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड वेव है उसको हम कैसे लिखेंगे? ये बहुत बारीक एक फैक्ट है, उसको देखिए। ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था, ये हमारे पास कैरियर वेव है। अब हमने ओरिजिनल सिग्नल को सुपर इम्पोज कर दिया इसके ऊपर, तो जो ओरिजिनल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज नहीं हुआ। ओरिजिनल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की देखिए, ये कैरियर वेव है, फ्रीक्वेंसी इसकी देखिए, एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी किसका चेंज हुआ है? चूंकि हम एम्पलीट्यूड के बारे में यहाँ बात करेंगे, हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि आप इसका एम्पलीट्यूड यहाँ इतना ही था, चलिए मान लीजिए इतना ही था, यहाँ इतना था, यहाँ इसका पीक हो गया, फिर से डिक्रीज, फिर से डिक्रीज, फिर से डिक्रीज, अप्रोक्सीमेटली 0 बट नॉट इक्वल टू 0, फिर से इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर इंक्रीज। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि इस मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड था, जो यहाँ EC के बराबर था, और यहाँ आप कह सकते हैं ये -EC था। तो हुआ क्या है इस मॉड्यूलेशन के प्रोसेस में, ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव है ये चेंज हो गया है, और यही चेंज इन द एम्पलीट्यूड इन अकॉर्डेंस टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज नोन एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। यही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। क्योंकि अगर एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होगा कैरियर, और किसके एम्पलीट्यूड में चेंज होगा ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, इसका एम्पलीट्यूड तो उतना ही है, इसका एम्पलीट्यूड यहाँ उतना ही है। ये EM के बराबर था तो EM ही है, नीचे यहाँ -EM था तो ये -EM है, यहाँ ऊपर ये EM है और यहाँ ये -EM है, तो ये तो उतना ही है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं हुआ, बल्कि चेंज हुआ है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड में। तो अब जब इस सिग्नल को इस वेव के ऊपर सुपर इम्पोज किया गया है, उसके बाद जो नई रिजल्टेंट वेव है जिसको हम मॉड्यूलेटेड वेव कह रहे हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? और ध्यान देने वाली ये बात है कि इसके रिप्रेजेंटेशन में जो चेंज हुआ है, जो परिवर्तन आया है, वो
करियर वेव के एम्पलीट्यूड में परिवर्तन आया। तो उस वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ध्यान देने वाली बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो चेंज आएगा वो किसके एम्पलीट्यूड में आएगा, करियर वेव के एम्पलीट्यूड में आएगा। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो का तू है, तो जो चेंज आया है वो करियर वेव के एम्पलीट्यूड में आया है। तो जब ये वेव इस वेव के ऊपर सुपर इम्पोज होके इस तरह की वेव रिजल्ट करती है। अब इस वेव के इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे वो देखिए। दैट इज द रिजल्टिंग मॉड्यूलेटेड वेव इज ई इक्वल्स टू ई डैश द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। अब जो रिजल्ट है, अब एम्पलीट्यूड दोनों के मिक्स है, कॉस ओमेगा सी टी। चूंकि देखिए यहां ये इक्वेशन थी अनमॉड्यूलेटेड करियर वेव की, ओके। इसको ईसी से रिप्रेजेंट किया गया, ईसी इक्वल टू ईसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा। अब मैं कहता हूं कि जो रिजल्टेंट वेव आई, रिजल्टेंट वेव कहां से आई, जब इस वेव को सुपर इम्पोज किया गया इस वेव के ऊपर। तो जो रिजल्टेंट वेव है, जो रिजल्टेड मॉड्यूलेटेड वेव है, उसके इक्वेशन को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ई इक्वल्स टू ई डैश। ई डैश वो मॉडिफाइड या मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड है उस वेव का। और किस वेव का एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड हुआ है या मॉड्यूलेटेड हुआ है, करियर वेव का। इसलिए इक्वेशन किसकी आएगी, करियर वेव की। और ई डैश को यहाँ जो फेज एंगल है वो 0 लिखा गया है, बिकॉज इट प्लेज नो रोल और नो पार्ट इन दिस प्रोसेस। ये कोई रोल प्ले नहीं करता इस प्रोसेस में, इसलिए इसको 0 कंसिडर किया गया है, ओके। अब ई डैश को मैं लिख सकता हूं इस तरह से कुछ, ईसी प्लस के एम ई एम कॉस ओमेगा एम टी एंड कॉस ओमेगा सी टी, ओके। ये वैल्यू किसकी है, ई डैश की। और ई डैश कहां से आया है, ये चेंज इन एम्पलीट्यूड है। और किसके एम्पलीट्यूड में चेंज है, इस करियर वेव के एम्पलीट्यूड में। क्योंकि चेंज जो होना है एम्पलीट्यूड में वो करियर वेव के एम्पलीट्यूड में ही चेंज होना है। और चेंज कुछ इस तरह का होगा, यानी जिसमें इंक्लूड होगा जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और करियर वेव दोनों से। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो फैक्टर है, द एम्पलीट्यूड फैक्टर, दिस वन ब्रैकेटेड फैक्टर EC plus Km EM cos omega MT represents the sinusoidal variation of amplitude of the wave. K is the proportionality factor which determines the maximum variation in the amplitude for a given signal. ये जो Ka यहाँ लिखा गया एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो मैक्सिमम वेरिएशन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव या सिग्नल में डिड्यूस करता है, नोटिस करता है, ओके। नाउ E equals to EC 1 plus Km EM by EC cos omega MT into cos omega CT। यहां से इस इक्वेशन से हमने EC को बाहर कॉमन ले लिया। जब EC यहां से बाहर आएगा तो 1 आएगा और EC आएगा Ka EM over EC, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नाउ EC is as it is bracket 1 plus this term Ka EM by EC is written as MA, इस टर्म को Ka EM over EC को हमने क्या लिख दिया यहाँ, MA। cos omega MT is as it is and cos omega CT is as it is. So EC cos omega CT, EC की यहाँ मल्टीप्लाई अगर हम करें तो EC cos omega CT और EC से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो MA EC cos omega MT into cos omega CT, ये वाला इक्वेशन बना। अब इस पहले वाले टर्म को हम एज इट इज रखते हैं, दूसरे वाले टर्म में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। क्यों किया हमने ऐसा, हमने इसलिए किया कि हम इस टर्म को 2 cos A cos B वाली फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं ताकि हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकें। दैट इज 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A plus B प्लस cos A minus B। इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसलिए हमने इस वाली जो सेकंड टर्म है इसमें से 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है। देन EC cos omega CT is as it is, ये टर्म बनी MA EC by 2 और यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, that is cos A plus B plus cos A minus B. So cos omega C plus omega M into T plus cos omega C minus omega M into T, that is cos A plus B, A plus B, A plus B plus cos A minus B, cos A minus B, cos A minus B. This is okay. Now the final term
of E, that is the resultant modulated wave, can be represented as, the resultant modulated wave can be represented as E equals to EC cos omega CT plus MAEC by 2 cos omega C plus omega M into T plus MAEC by 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी। यानी फाइनली हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो इक्वेशन हमारे पास थी इसका हमने इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और अब जो फाइनल इक्वेशन बनी है हमारे पास मॉड्यूलेटेड वेव की, वो कुछ इस तरह की इक्वेशन है, दैट ई इक्वल्स टू ईसी कोस ओमेगा सी टी प्लस एम ए ई सी बाई 2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी एम ए ई सी बाई 2 cos ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी से दिस इज इक्वेशन नंबर 4th। ये इक्वेशन नंबर 4th है, वेयर एम ए के ए ई एम बाई ई सी, ये वाला जो फैक्टर था जिसको हमने एम ए लिखा था, ये वाला फैक्टर के ए ई एम बाई ई सी, इसको क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए इसको क्या कह रहे हैं, वेयर के एम ए इक्वल्स टू, जो हमने वहां सब्स्टिट्यूशन किया था, के ए ई एम बाई ई सी इज कॉल्ड द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इस फैक्टर को हम, जिसको हमने एम ए लिखा है, इसको हम कह रहे हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स व्हेन मल्टीप्लाई बाई 100 इज गिव्स द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। अगर आप इस फैक्टर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको देगा परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। और इस इक्वेशन को, जो हमने फाइनल मॉड्यूलेटेड इक्वेशन मिली है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4th। ओके, अब साइड बैंड्स के ऊपर बात कर ले। साइड बैंड्स क्या हैं? ये हमने एक ग्राफिकल डेटा यहाँ ड्रॉ किया है, जो एक वेरिएशन है एम्पलीट्यूड के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 वी हैव 3 टर्म्स। इक्वेशन नंबर 4 में 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। दीज आर 3 टर्म्स इन दिस इक्वेशन नंबर 4th। ओके, ये फर्स्ट टर्म जो है, ये वाली टर्म EC cos ओमेगा CT, EC cos ओमेगा CT रिप्रेजेंट्स ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज। ये जो ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज था, ये वाला EC cos ओमेगा CT, ये इस वाले वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट द ओरिजिनल कैरियर वोल्टेज। ओके, सेकेंड टर्म हियर इज MAEC by 2 cos omega c plus omega m into t, MAEC by 2 cos omega c plus omega m into t represents the upper side band। ये अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड टर्म है MAEC by 2 cos omega c minus omega m into t, MAEC by 2 cos omega c minus omega m into t represents the lower side band। तो यानी जो इक्वेशन नंबर 4th है, जो पहले वाला इक्वेशन है, ये कैरियर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला टर्म अपर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है, और तीसरे वाला टर्म लोअर साइड बैंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखिए इस फिगर में भी आप देख सकते हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड है, यानी फ्रीक्वेंसी जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होना शुरू होगा। जो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड है उसको हमने कहा है लोअर साइड बैंड। जो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैंड है उसको हमने कहा है कैरियर बैंड, और तीसरा जो लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड है हमने उसे कहा है अपर साइड बैंड। जो हायर फ्रीक्वेंसी की साइड है या अपर फ्रीक्वेंसी की साइड है उसको हमने कहा है अपर साइड बैंड। यानी लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड लोअर साइड बैंड, अपर फ्रीक्वेंसी की साइड अपर साइड बैंड, और जो बीच में है उसको हमने कहा है कैरियर वोल्टेज या कैरियर इंफॉर्मेशन या कैरियर सिग्नल, जो भी आप बोलना चाहें। अब ये डेटा हमें सिखाता क्या है, सुनिए। The magnitude of both the upper and lower side bands are MAEC by 2। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो MAEC by 2 है। आप ये देख रहे होंगे फिगर में, MAEC by 2, MAEC by 2। ओके, इफ MA इज यूनिटी, अगर MA यूनिट हो जाए, MA की जो वैल्यू है वो यूनिट हो जाए। MA की वैल्यू यूनिट कब होगी? जब मॉड्यूलेशन 100% होगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है लोअर साइड बैंड का और अपर साइड बैंड का, ये कितना रह जाएगा? MA को यहाँ यूनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EC by 2, MA को यहाँ यूनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा EC by 2। इफ MA इज यूनिटी देन ईच साइड बैंड हैज एम्पलीट्यूड EC by 2, दैट इज हाफ ऑफ द कैरियर वोल्टेज।
यानी इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो करियर वोल्टेज के हाफ होगा, क्योंकि जो करियर वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो ईसी है। तो इनका जो लोअर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, EC/2। और कब है EC/2, जब मॉड्यूलेशन कितना हो जाए, 100% हो जाए। जब मॉड्यूलेशन कितना हो जाए, 100% हो जाए। सो half of the carrier voltage. The carrier voltage component transmits no information. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमें हमारा जो मॉड्यूलेशन का जो टारगेट था वो क्या था, कि हम इस इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो इंफॉर्मेशन छिपी हुई है उसको ट्रांसमिट करा सके एक जगह से दूसरी जगह में। यही तो हमारा करियर वोल्टेज एक साधन है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का। करियर वोल्टेज में अपने आप में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। करियर वोल्टेज हैज नो इंफॉर्मेशन। ये इस करियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन, ये सवारी है इसकी, ये सुपर इंपोजिशन होना है इसके ऊपर। तो एक्चुअली जब करियर वोल्टेज में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो करियर वोल्टेज क्या है, हमारे पास केवल एक साधन है। लेकिन अगर इन ग्राफिकल डेटा को आप स्टडी करें और आप देखें तो जो मैक्सिमम पावर का कंजप्शन हुआ है, जो मैक्सिमम पावर यूज हुई है, वो करियर वोल्टेज को ट्रांसमिट होने में हुई है। करियर वोल्टेज ने मैक्सिमम पावर को यूज किया है। यहां देखिए, इसका जो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा है, जबकि इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन इन साइड बैंड्स में है, क्योंकि यही क्या है, इन साइड बैंड्स में है इंफॉर्मेशन। यही ये टर्म है ओमेगा एम वाली, इंफॉर्मेशन साइड बैंड्स में है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है करियर में। जबकि एनर्जी का सबसे ज्यादा कंजप्शन हुआ है करियर वोल्टेज को ले जाने में। तो देखिए, द करियर वोल्टेज कंपोनेंट ट्रांसमिट नो इंफॉर्मेशन, आपको पता है, बट यूज द मैक्सिमम एनर्जी, सी द बैंड, द इंफॉर्मेशन कैरीज बाय द टू साइड बैंड्स विच यूज मिनिमम एनर्जी, जो मिनिमम एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक आप इसको कह सकते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये एक ड्रॉबैक है कि आपको जो इंफॉर्मेशन कन्वे करनी थी वो कम एनर्जी यूज कर रही है, और जिस बैंड में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर को यूज किया। तो ये होता क्या है, ये पावर डिसिपेशन को बढ़ाती है इन द कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्चुअली होना ये चाहिए था कि ये जो हमारे पास दो साइड बैंड्स हैं इन्हें मैक्सिमम पावर को यूज करना चाहिए था, क्योंकि इंफॉर्मेशन इन्हीं में है। करियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं अब बार बार ये बात कह रहा हूं कि करियर वेव केवल एक साधन है, एक सवारी है, एक इंतजाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को, उस इंफॉर्मेशन को जो आपने उस पर्टिकुलर सिग्नल को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक साधन है। लेकिन ये जो ग्राफिकल डेटा हम स्टडी कर रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि जो मैक्सिमम पावर का कंजप्शन हुआ है वो करियर वोल्टेज को कन्वे करने में हुआ है। यानी करियर वोल्टेज जो मैक्सिमम पावर को, जो पावर हमने दी इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए, उसमें जो मैक्सिमम पावर का कंजप्शन किया वो करियर वोल्टेज ने किया, करियर वेव ने किया। जबकि ये बात है कि करियर वेव में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इंफॉर्मेशन इन साइड बैंड्स में है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो ये मेथड है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये थोड़ा सा इसका आप इसको डिमेरिट कह सकते हैं कि करियर वोल्टेज के पास इंफॉर्मेशन है नहीं और करियर वोल्टेज ने सबसे ज्यादा पावर को यूज किया है। इन साइड बैंड्स में इंफॉर्मेशन है, जबकि इनका जो पावर कंजप्शन है वो बिल्कुल साइड, जो करियर वोल्टेज है इससे आधा है। जबकि अगर इसका उल्टा होता है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, एनर्जी एफिशिएंट ये प्रोसेस होता। एनर्जी एफिशिएंट इन द सेंस कि अगर अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो एनर्जी कंजप्शन है वो ईसी होता और करियर वोल्टेज का हो सकता है वो EC/2 होता है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं फॉर कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर प्लेस, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड होता है। लेकिन चूंकि करियर वोल्टेज में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, transmits no information, all the informations are resides in these two side bands, तो फिर ये थोड़ा सा
एनर्जी कंजप्शन को बढ़ा देता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। आप इसको एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस नहीं कह सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड मीट यू into the next one. Till then, thank you.